चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर चर्चा करते हुए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का संविधान जो बनाया गया है वह किन तथ्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत में लोकतंत्र लाने के उद्देश्य से हमारा संविधान पूरी तरह कटिबद्ध है और संविधान निर्माता कैसी सोच रखते थे। परम सम्माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सोच। आइए जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहराई तक हैं, कितनी इतिहास में लोकतंत्र किस तरह से था, प्राचीन काल में लोकतंत्र किस तरह से था। तो यह जानने से पूर्व हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं, वह यह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हम अपने विचार भी रखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य करें। ऐसा लगता है बहुत से साथियों को कमेंट बॉक्स नहीं मालूम होता है, तो जब हम नीचे देखते हैं वीडियो को नीचे, तो वहाँ पर कमेंट्स लिखा हुआ होता है, तो आप अपना वहाँ टच करके कमेंट लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाने का यह पुनीत कार्य अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बाबा साहब के वक्तव्य को हम पढ़ने जा रहे हैं वह भारत के संविधान की मसौदे के तीसरे वाचन के उपरांत भारतीय संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को भाषण दिया गया। उस दौरान उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे, वह आपसे शेयर करना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। वह इस अर्थ में कि जिस दिन से भारत की ऐसी सरकार होगी जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार होगी। यही सवाल मेरे दिमाग में फिर से कौंधता है कि देश के लोकतांत्रिक विधान का भविष्य में क्या होगा। क्या देश उसको बनाए रख पाएगा या वह उसे फिर से खो देगा। वह दूसरा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में उठता है कि मुझे उतना ही चिंता में डाल देता है जितना कि पहला प्रश्न। ऐसी बात नहीं है कि भारत को ज्ञात ही ना हो कि लोकतंत्र क्या चीज है। एक समय था जब भारत गणतंत्रों से व्यापक स्तर पर सुसज्जित था और जहां कहीं राजतंत्र थे भी तो वे या तो निर्वाचित होते थे, चुने जाते थे, या फिर वे सिर्फ सीमित अर्थ में ही राजतंत्र होते थे। वे पूरी तरह निरंकुश राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए संसद कोई नई चीज हो और वह संसद की कार्यप्रणाली संबंधी प्रक्रियाओं से अनजान और अपरिचित हो। हमारे प्राचीन बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से प्रमाणित होता है कि उनके यहाँ न केवल संसदें होती थी, क्योंकि ये संघ और कुछ नहीं संसदों के ही प्रतिरूप थे, वरन आज के आधुनिक लोकतंत्र में जिन संसदीय प्रक्रियाओं की हम जो इतनी ज़्यादा चर्चा करते हैं, उन प्रक्रियाओं से ये बौद्ध भिक्षु संघ पूर्ण परिचित थे और उनका ठीक ठीक पालन भी करते थे। शासन व्यवस्था संबंधी नियम, प्रस्तावों संबंधी नियम, संकल्पों, गणपूर्ति, सचेतक यानी विप, मतगणना, मतपत्रों के माध्यम से गुप्त मतदान, निंदा प्रस्ताव, नियमन,
पूर्व न्याय यानी नज़ीर इत्यादि विषयक नियम उनके यहाँ मौजूद थे। हालांकि संसदीय प्रक्रिया के इन नियमों को बुद्ध अपने भिक्षु संघों की बैठकों में प्रयोग करते थे, लेकिन इन नियमों को उन्होंने अवश्य ही उस समय प्रचलित राजनीतिक विधायिकाओं अर्थात संथागारों में संचालित गण परिषदों से ही लिया होगा। उस लोकतांत्रिक प्रणाली को भारत ने गंवा दिया। क्या भारत इसको फिर से गंवा देगा? मैं नहीं कह सकता, परंतु भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र को इसके लंबे समय से अप्रचलन के कारण बिल्कुल नई और अजूबी जैसी चीज समझा जाए, तो वहां तो इस खतरे की पूरी संभावना है कि लोकतंत्र अपना स्थान तानाशाही को सौंप दे। इस नए नए लोकतंत्र के लिए पूरी आशंका है कि ऊपरी तौर पर तो लोकतंत्र का मुखौटा लगाए रहे, लेकिन असल में तानाशाही को ही मजबूती दे। अगर कहीं प्रचंड बहुमत हाथ लग गया तो फिर उस स्थिति में दूसरी आशंका एक वास्तविकता बन जाने का खतरा है। यदि हम लोकतंत्र को सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि उसका यथार्थ सार, उसका ढांचा मात्र नहीं, बल्कि उसकी जीवंत धड़कन को भी बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी होगा? मेरे समझ से पहली चीज जो हमें करना जरूरी है वह यह है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के रक्तपाती और वाहियात तरीकों को रास्ते को त्यागना होगा। जब हमारे पास अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तब तो असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेने का एक बड़ा औचित्य भी था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीकों के रास्ते खुले हों, तो उस हालत में इन असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेने का कोई मतलब नहीं हो सकता। वस्तुतः ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता की व्याकरण हैं। जितना जल्दी हम इन्हें तिलांजलि दे दें, छोड़ दें, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। दूसरी चीज जो हमें करना जरूरी है वह है जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी का पालन, जिसे उसने उन सब लोगों को दी थी जो लोकतंत्र को बनाए रखने के पक्षधर हैं। और वह चेतावनी है, महान से महान व्यक्ति के भी चरणों में अपनी स्वतंत्रता का अर्पण न करना, अथवा उसके हाथों में ऐसी शक्तियों को न सौंपना कि वह कहीं उसे ऐसी शक्तियों को न सौंपना कि वही शक्तियां उसे आपकी संस्थाओं को विरूपित और विनष्ट करने के लिए समर्थ बना दें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले महापुरुषों के प्रति हम कृतज्ञ हों, किंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ऑकनेल ने बहुत सुंदर शब्दावली में कहा है, कोई भी मनुष्य अपने सम्मान की कीमत पर दूसरों का कृतज्ञ नहीं हो सकता, दूसरों का एहसानमंद नहीं हो सकता। कोई भी नारी अपने सतीत्व सुचिता की कीमत पर दूसरों की एहसानमंद नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर
दूसरों का कृतज्ञ नहीं हो सकता। किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के संदर्भ में तो चेतावनी का महत्व और भी ज़्यादा है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे नायक पूजा या विभूति पूजा कहा जा सकता है, जितनी बड़े क्षेत्र में फैली है, यहाँ की राजनीति में अपनी गहरी भूमिका अदा करती है, उतनी तो संसार के किसी भी दूसरे देश में राजनीति में नहीं निभाती। धर्म के क्षेत्र में भक्ति शायद किसी भी आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग भले ही हो, लेकिन राजनीति में तो भक्ति अथवा नायक पूजा सीधा अधःपतन और संभावित तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है, मार्ग है। और भी बहुत सी बातें बाबा साहब ने चेतावनी के स्वरूप बताई हैं, वो अगले वीडियो में आप जानेंगे। और अब हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य कीजिए। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आज के वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।